बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे पास अब ये उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 24 है। और हमने इससे पहले जो अपनी इक्वेशंस जो सॉल्व की हैं अभी तक, उसमें हमने क्रिटिकली डैम्ड भी देख लिया है और ओवर डैम्ड भी देख लिया है। अब हमारे पास यहाँ पर जो एग्जांपल है वो हम ले रहे हैं, वो है अंडर डैम्ड मोशन की। तो इसमें हमारे पास है कि 16 पाउंड वेट। तो यहाँ पर देखें वेट हमारे पास कितना दे दिया है उसने, 16 पाउंड। वो अटैच किया गया है एक 5 फीट लॉन्ग स्प्रिंग के साथ। तो इनिशियली उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 5 फीट। जब उसके साथ 16 पाउंड का वेट अटैच करेंगे तो यहाँ पर देखें आगे वो कहता है कि एट इक्विलिब्रियम द स्प्रिंग मेजर्स 8.2 फीट। जब उसको हम देखते हैं तो वो तकरीबन उसकी लेंथ जो है इनिशियली कितनी थी, 5 फीट थी ओरिजिनली हमारे पास। जब उसके साथ ये वेट अटैच किया जाता है तो उसकी लेंथ 5 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 8.2। तो इस तरह हमारे पास ये चीज शो कर रही है स्ट्रेच को या एलोंगेशन को। तो इफ द वेट इज पुश्ड अप एंड रिलीज फ्रॉम एट अ रेस्ट पोजीशन 2 फीट अबव, तो ये बेटा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है 2 फीट अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव में, ठीक है। Find the displacement xt if it is further known that the surrounding medium offers a resistance numerically equal to the instantaneous velocity. बेटा तो यहां पर हमारे पास ये देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे the elongation of the spring after weight is attached। तो बेटा यहां पर देखें 8.2 minus 5 is equal to 3.2 feet। और x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई, 3.2 फीट। और w हमारे पास कितना था, 16 पाउंड। अब हमने मालूम करना है आपके पास k की वैल्यू और साथ ही हमारे पास m की वैल्यू। तो k की वैल्यू मालूम करने के लिए हम हुक्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो w इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू k इंटू 3.2। जब इसको डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 पाउंड पर फीट। और W जब हमारे पास हम जानते हैं M की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वो हमारे पास है mg के इक्वल। अब यहां पर देख गलती है हमारे पास, इसको यहां पर 1 लिखना मैं भूल गया हूं क्योंकि W 16 था हमारे पास, ठीक है। और m इंटू 32 फीट पर सेकेंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 डिवाइड बाय 32 स्लग। तो ये 1/2 स्लग हो जाएगा आपके पास। और बीटा की वैल्यू यहां पर जो दी हुई है वो न्यूमेरिकली वो 1 दी हुई है हमारे पास, ठीक है। और अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये इक्वेशन ऑफ मोशन m इंटू डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स ओवर डी टी। 1/2 डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस 1 इंटू डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। ये बेटा हमारे पास हमने m की जगह m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, k की जगह k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 2 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर माइनस 10x माइनस 2 dx ओवर dt। जब इसको फाइनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस 2 dx ओवर dt प्लस 10x इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये वैल्यू है हमारे पास बीटा की। ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, ये है बीटा की। और ये वाली वैल्यू आपके पास किसकी है, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की। और हम इसका जो एनालिसिस हमने किया था लास्ट टाइम वो देखते हैं कि वाकई ही ये हमारे पास अंडर डैम्ड है। तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या थी, हमने कहा था कि बीटा की जो वैल्यू हमारे पास होगी इज लेस देन के। ये अगर इसकी वैल्यू के से लेस आ जाती है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास अंडर डैम्ड। तो यहां पर आप वाजे देख रहे हैं कि बीटा 2 है और के की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, ये एक कंडीशन मैंने बता दी आपको। अब इसको क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म में लेके जाते हैं। तो ये आ जाएगा डी स्केयर प्लस 2d प्लस 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और एक्सिलरी इक्वेशन इसकी हमारे पास क्या आती है, हम तो वो हमारे पास है डी स्केयर प्लस 2d प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो a की वैल्यू 1 है, b हमारे पास 2 है, c हमारे पास 10 है। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाता है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 6 आयोटा ओवर 2, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास
उसके बाद आपके पास है d इज इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दो रूट्स आपके पास आ जाते हैं, d इज इक्वल टू -1 प्लस 3 आयोटा और -1 माइनस 3 आयोटा, तो ये -1 प्लस -3 आयोटा बन गया कंबाइन करने पर। तो अब यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर के आ रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्स नेचर हो तो ये केस नंबर 3 है और उसके अंदर आपके पास क्या है, ओमेगा स्केयर माइनस लैम्डा स्केयर, ओमेगा स्केयर माइनस लैम्डा स्केयर, ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होती है यहाँ पे। तो इस तरह हमारे पास लग सकता है कि ये हमारे पास ऑसिलेटरी है और ये हमारे पास अंडर डैम्ड है। ये हमारे पास क्या है, अंडर डैम्ड। तो ये थर्ड कंडीशन भी हमारे पास अंडर डैम्ड लेस देन 0 था जब हमारे पास। तो जब इसका सोल्यूशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स टी इज इक्वल टू ए इंटू कॉस 3t प्लस बी साइन 3t ई रेज टू द पावर -1t। इसको मैंने किसका नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का। अब गिवन इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है, वो x ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 और x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू आपके पास 0 है। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही हमारे पास को रिलीज किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास x ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, तो सबसे पहले यहां इस तरह करते हैं कि एक कंडीशन को यूज करके जो विदाउट डेरिवेटिव आपके पास है, तो यहां से एक कांस्टेंट की वैल्यू जो है फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर x इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, ये देखें ये x ऑफ t की जगह आपने -2 पुट कर दिया, जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 आपके पास क्या आ जाएगा 1 और sin 0 0 होता है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, ये वेनिश हो जाएगी और यहाँ पर e रेज पर 0 ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल a की वैल्यू रह गई, a इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास दूसरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन हमारे पास डेरिवेटिव की है, तो हम इस तरह करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो x प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू -3a sin 3t प्लस 3b cos 3t। तो ये हमारे पास क्योंकि प्रोडक्ट फार्मूला यूज होना है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a cos 3t था, तो वहां पर आपके पास आ जाएगा -a sin 3t और 3t का क्या आएगा -3, ठीक है, वो 3 आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन स्टार्ट पर आ जाएगा। इस तरह यहां पर क्या था sin 3t, तो वो क्या हो जाएगा cos 3t और 3t का 3 आ जाएगा आपके पास और e रेज पर -t वैसे। अब फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव दूसरे का लेंगे, e रेज पर -1t वैसे आ जाएगा और -1 का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। अब हम दूसरी कंडीशन को यूज करते हैं, वो हमारे पास है x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो x प्राइम ऑफ 0, हम x प्राइम को 0 ले लेते हैं और t को भी क्या ले लेते हैं 0। अब यहां पर देखें तो जब x प्राइम को 0 सब्स्टिट्यूट किया इस जगह, तो ये 0 हो गया आपके पास। तो जब यहां पर t को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस a साइन 0 ये 0 रहेगी टर्म, उसके बाद यहां पर आपके पास रह जाएगा ये cos 0 1, तो ये 3b रह जाएगा और e रेज पर 0 वो आप जानते हैं वो 1 होगा आपके पास। यहां पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, a रह जाएगा, साइन वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये आपके पास 1 e रेज पर 0 1, तो ये -1 रह जाएगा आपके पास। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा 3b माइनस a। अब a को जब उधर लेके जाएंगे तो a आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास ऊपर आपने मालूम की है, ये देखें a की वैल्यू आपके पास -2 है, यहाँ पर a की वैल्यू -2 लिखें और 3 को डिवाइड कर दे तो इसका b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अब a और b की वैल्यूज बेटा आप क्या करें, अब जनरल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको ड्रा करके देखते हैं तो आपके पास एक साइनोसाइडल वेव बनेगी आपके पास, आप उसको देख सकते कि हमारे पास कहां से कर्व जो है वो कम हो रही है, किस तरह उसको ये भी आप कर सकते हैं ग्राफिकली भी को। लेकिन हमारे पास जब हमने विद फ्री अनडैम्ड मोशन हमने देखा था, ठीक है, अनडैम्ड वाले केस के अंदर हमने देखा था कि उसका एक अल्टरनेटिव भी ऑसिलेटरी मोशन के अंदर एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आ सकता है। तो यहां पर भी हम उसके जरिए हमारे पास क्या है, हम उसका डायरेक्टली यहां पर हमारे पास जो है उसका एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और उसके बाद फेज जो है पता नहीं चल सकता है मोशन किस फेज के अंदर है हमारे पास। तो इस अल्टरनेटिव वे के फॉर्म में हम डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, उसका फेज क्या है। तो यहां पर हमारे पास, तो यहां पर लिखते हैं वी नो दैट द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो x ऑफ t इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, a e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू साइन इंटू स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर t प्लस 5, ठीक है। और a आपको पता है कि a किसके इक्वल है हमारे पास, वो है स्क्वायर रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहां पर मैंने a और b यूज किए थे, तो आप यहां पर ये देखेंगे c1 की प्लेस आपके पास है ये, और ये आपके पास क्या है, ये c2 की प्लेस आपके पास है। तो c1 आपके पास किसके इक्वल है, c1 देखे मैंने -2 लिखा था यहाँ पे और c2 मैंने क्या लिखा था, -2/3, ठीक है।
अब यहां पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 प्लस 4/9। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे 36 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 10/3। अब हम यहां पर देखते हैं, अब आप लोगों ने यहां पर वैल्यूज एक लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जो हमारे पास था डायग्राम्स बनाई थी हमने, तो वो डायग्राम को मैं दोबारा यहां पर बनाने लगा हूं। तो ये C1 आपके पास आ गया, यहां पर आपके पास आ गया C2, ठीक है, और यहां पर आपके पास एंगल क्या बन गया, फाई, ठीक है, और ये आपके पास एम्पलीट्यूड बन जाता था जिसमें स्क्वायर रूट C1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर बन जाते थे हमारे पास। तो साइन की वैल्यू आपके पास क्या बनती है, साइन फाई इज इक्वल टू बनता था C1/A, तो C1 इज इक्वल टू आ जाएगा A साइन फाई। इस तरह C2/A इज इक्वल टू कॉस फाई, तो C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A कॉस फाई। तो आप इस उसके जरिए मालूम कर सकते हैं। अब देखें यहां पर हमने क्या किया, C1 की जगह C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और A की जगह A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहां पर C2 की जगह C2 की वैल्यू, A की जगह A। और बेसिकली हमारा एम क्या था, हमने साइन और कॉस को, ताकि हम इसके फेज को ढूंढ सकें कि किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास है। तो साइन फाई इज इक्वल टू -3/√10 और कॉस फाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया -1/√10। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों नेगेटिव होते हैं, साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहां मैंने लिखा है कि साइन फाई इज लेस देन 0 एंड कॉस फाई इज आल्सो लेस देन 0। सो जो हमारे पास है द मोशन जो है बॉडी की, वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। और tan फाई इज इक्वल टू आप जानते हैं ये डायरेक्शन मालूम करने के लिए हो या फेज मालूम करने के लिए हो, तो हम इसको लिख सकते हैं C1/C2। C1 की जगह C1 की वैल्यू लिखी, C2 की जगह C2 की, तो ये 3 आ गया आपके पास। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, क्योंकि अब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास क्या होते हैं, ये देखिए मैं यहां ड्रा कर देता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास होता है पाई माइनस फाई, ठीक है, ये पाई माइनस ये फाई। और यहां पर आपके पास क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, पाई प्लस फाई, ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। तो फाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई प्लस फाई, और यहां पर आ जाएगा पाई की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की 3.1416 और tan इनवर्स 3 की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की वो 1.24। और आपने कोशिश करनी है कि जो कैलकुलेटर आपके पास है वो रेडियन में हो, डिग्री में करेंगे तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 4.39 आपके पास आ जाएगा। अब देखें कि यहां पर हमारे पास जो है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 2 स्क्वायर रूट 10/3 एंड द फेज एंगल इज फाई इज इक्वल टू 4.39 एंड ओमेगा आपके पास कितना आया था, ओमेगा आपके पास 3 आया है यहाँ पे। ओमेगा यहां पर अगर आप देखें तो ये आपके पास ओमेगा है यहां पर, ठीक है। तो ये आपके पास ओमेगा आपके पास है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर ये आपने इधर लिख दिया। तो हेंस द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन इज x ऑफ t इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो यहां पर आप उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपके पास रिक्वायर्ड उसका रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक है। टाइम पीरियड मालूम करना चाहें तो फार्मूला मैंने आपको बताया, उस पर टाइम पीरियड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो जवाब आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास है, इसको मैंने स्टार्ट करने लगा हूं एक्सरसाइज हमने पहले भी स्टार्ट की थी। उसमें हमने पहले पोर्शन में जो क्वेश्चंस किए थे वो थे अनडैम्ड मोशन के साथ। अब जो हमारे पास है ये डैम्ड मोशन के साथ है, ठीक है। वो फ्री अनडैम्ड थे और ये हमारे पास फ्री डैम्ड है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 25 सिलेक्ट किया है इसका। A mass of weight 4 pound is attached to a spring whose constant is 2 pound per feet. The medium offers a damping force that is numerically equal to the instantaneous velocity. That is equal to the instantaneous velocity बेटा। तो ये हमारे पास है। अब यहां पर देखें मैस वेट कितना हमारे पास 4 पाउंड है हमारे पास, अटैच टू स्प्रिंग हुज कांस्टेंट है। अब डायरेक्ट उसने के की वैल्यू दे दी हमारे पास, ठीक है। द मीडियम ऑफर द डैम्पिंग फोर्स दैट न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो आगे वेलोसिटी देगा हमने डैम्पिंग फैक्टर वहां से निकाल लेना है। द मैस इज इनिशियली रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट 1 फीट अबव द इक्विलिब्रियम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, वो नेगेटिव, क्योंकि बॉडी को रिलीज किया जा रहा है 1 फुट अबव द इक्विलिब्रियम पोजिशन विद द डाउनवर्ड वेलोसिटी। अब अगर डाउनवर्ड वेलोसिटी हमारे पास है डाउनवर्ड वेलोसिटी हमारे पास वो पॉजिटिव होगी। डिटरमिन द टाइम। अब देखें कि हमारे पास डाउनवर्ड वेलोसिटी हमारे पास क्या है 8 फीट। इसका मतलब हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर जो होगा वो भी हमारे पास किसके इक्वल होगा 8 फीट। अब यहां हमारे पास डिटरमिन द टाइम एट विच मैस पास थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन
फाइंड द टाइम एट विच द mass attains its extreme position displacement from the equilibrium position. What is the position of the mass at that instant? तो बेटा ये हमारे पास है तो ये हमारे पास देखें W किसके इक्वल था, 4 पाउंड के इक्वल था, K किसके इक्वल था, 2 पाउंड पर फीट के इक्वल था। अब हमने K की वैल्यू खुद दे दी थी, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी हमें। तो W इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 4, ठीक है, इज इक्वल टू वो m की वैल्यू वैसे आ जाएगी क्योंकि m हमने मालूम करना है और g हमारे पास कितना 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो m इज इक्वल टू 4/32, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8 स्लग। और बीटा हमारे पास जो है यहाँ पे वो 1 है, बीटा हमारे पास क्या है वो 1। तो यहाँ पर हमारे पास कहता है हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू m इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स ओवर डी टी। तो ये m आपके पास क्या आ जाएगा 1/8 डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की -2x इज इक्वल टू -1 इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -16x इज इक्वल टू -8 डी एक्स ओवर डी टी। अब यहां पर आप देख लें तो उसने कहा था कि डैम्पिंग फैक्टर 8, तो हमारे पास देखें ये डैम्पिंग फैक्टर आपके पास 8 आ चुका है, क्योंकि अगर मैं बीटा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट ना करता तो फिर ये ज्यादा हो जाता, क्योंकि ठीक है, ताकि ये आगे यहां से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये एहतियात करनी है आप लोगों ने। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही था हमारे पास, तो ये आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आना है। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, या तो वो खुद इसकी वैल्यू बता देगा या फिर आपको इस तरह मालूम करनी पड़ेगी। तो ये डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -16x -8 डी एक्स ओवर डी टी। जब इसको फाइनल कंडीशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर 8 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 16x। अब यहाँ अगेन आप देख लें, ये आपके पास बीटा की वैल्यू हो गई, ये देखें ये बीटा की वैल्यू, और ये k की वैल्यू आपके पास ज्यादा आ रही है, तो ये k आपके पास ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्रिटिकली डैम्ड सॉरी ये अंडर डैम्ड बन गया हमारे पास, बीटा इज लेस देन k। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास विद इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या था, उसने कहा था कि बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से 1 फुट ऊपर से रिलीज किया जाता है। तो हमारे पास क्या बन गया, x ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 और x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो उसके बाद इसका हमारे पास जो डिफरेंशियल फॉर्म आएगी वो डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास आ गई डी स्क्वायर प्लस 8d प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो d प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। तो d इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया -4। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे क्रिटिकली डैम्ड आ गया आपके पास। लेकिन यहां पर आपके पास ऐसे लग रहा है कि ये अंडर डैम्ड हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये अंडर डैम्ड। तो ये हमारे पास अगर आप यहां पर गलती कर भी लेते हैं, लेकिन यहां पर आप इस जब फाइनल कंडीशन को निकालेंगे, जो रूट्स निकलेंगे वो एग्जैक्ट नेचर बताएंगे आपकी। यहां पर हो सकता है आप सही बताएं, लेकिन हो सकता है आपसे गलती भी हो सकती है। अच्छा जी, यहां पर आप देखें नाउ x ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। तो अब यहां पर x इज इक्वल टू -1 और t को 0 सब्स्टिट्यूट करें 2 के अंदर, तो c1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -1। तो x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। तो पुट x प्राइम ऑफ, ठीक है, जब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c1 की ये वाली वैल्यू। उसके बाद हमारे पास क्या है, x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 8। तो x प्राइम इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद हमारे पास है, जब इसको हम डेरिवेटिव वाली कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू c2 प्लस -4 इंटू c1। और c1 की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई -1, तो बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो c2 आपके पास क्या आ जाएगा 4। हेंस जनरल सोल्यूशन इज x ऑफ t इज इक्वल टू -1 प्लस 4t इंटू e रेज पर -4t। तो बेटा ये इसको तरतीब लगाएं तो आपके पास ये बन जाएगा। उसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन हमने जो है वो फाइंड कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग, अब लोगों ने आज इस वीक के लेक्चर्स के अंदर ये चीज सीख ली कि हम किस तरह मोशन को अंडर डैम्ड, किस तरह ओवर डैम्ड और किस तरह हमारे पास जो है वो क्रिटिकली डैम्ड डिफाइन किया जाता है हमारे पास। तो बेस्ट सिचुएशन आपके पास यही है कि आप जब रूट्स निकाल लें तो रूट्स निकालने के बाद जो सिचुएशन आपके पास सामने आएगी वो आपके पास फाइनल होगी। ठीक है,
और अब तक जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हो, कोशिश यही है कि आपको पूरी समझ आ गई हो, सही तरीके से समझा दी है, ताकि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। अगर कोई इसमें गलती हो रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये इस वीक के हमारे पास जो लेक्चर है वो ख़त्म हुए और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।